हेलो स्टूडेंट्स, माय नेम इज़ मुकेश। वेलकम टू द फोकस क्लास ऑफ साइंस। जेई मेंस 2025 की सीरीज़ के अंदर आज डिस्कस करेंगे रोटेशनल मोशन को। 2025 की शिफ्ट में पूछे गए सारे क्वेश्चन जो है वो यहाँ पे डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, सर्कुलर डिस्क ऑफ रेडियस आर, दिस इज रेडियस आर एंड द मास इज एम, अराउंड द एक्सिस परपेंडिकुलर टू द डिस्क। जहाँ पे आपको गिवन क्या है, एंगुलर पोजीशन गिवन है। कितनी गिवन एंगुलर पोजीशन? दैट इज अ 5t² माइनस 8t। यू हैव टू फाइंड दैट पावर डिलीवर्ड बाय द अप्लाइड टॉर्क। जब ये आपका रोटेट करेगा तो एक टॉर्क प्रोड्यूस होगा, और टॉर्क कितना पावर डिलीवर करेगा ये आपको डिटरमाइन करना है। तो पावर का क्या फॉर्मूला हो जाएगा? पावर इज इक्वल टू टॉर्क इनटू एंगुलर वेलोसिटी। तो हमें यहाँ पे एक तो एंगुलर वेलोसिटी का रिजल्ट चाहिए होगा और एक टॉर्क को। अच्छा, टॉर्क को तो हम यहाँ पे और थोड़ा सा सिंप्लीफाइड फॉर्म में लिख सकते हैं, दैट इज़ अ मोमेंट ऑफ इनिशिया इनटू में एंगुलर एक्सेलरेशन एंड मल्टीप्लाई बाई ओमेगा। क्लियर है? तो इसका मतलब आपको अल्फा और ओमेगा की दो वैल्यूज चाहिए। मोमेंट ऑफ इनिशिया अराउंड द एक्सिस, ये ऑलरेडी हमें क्लियर होता है। किसी भी सर्कुलर डिस्क का अराउंड द एक्सिस परपेंडिकुलर हो तब उसका मोमेंट ऑफ इनिशिया होता है mr²/2। अल्फा और जो ओमेगा की वैल्यू है ये आपको फाइंड करनी पड़ेगी। कैसे फाइंड करेंगे? इसका डिफरेंशिएट कर दीजिए। तो जो ओमेगा मिलेगा वो मिलेगा हमें कितना, 10t-8। टाइम इज इक्वल टू 2 सेकेंड पे निकालना है, तो ओमेगा इज इक्वल टू हो जाएगा 10 इंटू 2-8, दैट इज़ अ 12 रेडियन पर सेकेंड। एंड यहीं से आपको अल्फ़ा भी मिल जाएगा, और अल्फ़ा कितना मिल जाएगा, इसी को आप डबल डिफ्रेंशिएट कर दीजिए तो रिजल्ट आ जाएगा 10 आ जाएगा, 10 रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर। चलिए दोनों वैल्यूज मिल गई, मल्टीप्लाई कीजिए। यहाँ पे 10 रखिए और यहाँ पे वैल्यू रखिए 12। ये कैंसिल आउट हो जाएगा 6 टाइम एंड यू विल गेट द 60 mr² जो है इसका फाइनल आंसर आ जाएगा। आई होप यू क्लियर। बहुत ईजी क्वेश्चन था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड है, एन ऑब्जेक्ट ऑफ मास एम प्रोजेक्टेड फ्रॉम द ओरिजिन इन अ वर्टिकल XY प्लेन। ओके, तो सबसे पहले वर्टिकल XY प्लेन पे देख लेते हैं कि एंगल 45 डिग्री पे जब ये प्रोजेक्ट किया जाता है तो कैसा इसका डायग्राम कैसे दिखेगा वो देख लेते हैं एक बार। लाइक जैसे मैं यहाँ पे, ये एक XY प्लेन है और इस पे एक ऑब्जेक्ट जो है प्रोजेक्ट किया गया है कुछ इस तरीके से, एंड ये अपनी सबसे हाईएस्ट पोजीशन पे जब पहुंचेगा तब आपको बताना है कि उस वक्त इसका एंगुलर मोमेंटम कितना होगा। मतलब ये जब ग्राउंड से सबसे हाईएस्ट पोजीशन में पहुंचेगा तब इसका एंगुलर मोमेंटम कितना होगा। इनिशियल वेलोसिटी क्वेश्चन में दे रखी है, जो कि कितनी है हमारे पास में, v0 है। कितना एंगल बना के, 45 डिग्री एंगल बना के। चलिए सबसे पहले चेक कर लेते हैं कि एंगुलर मोमेंटम का फॉर्मूला क्या होता है। तो एंगुलर मोमेंटम इज इक्वल टू होता है mv/r होता है। और अगर इसको मैं वेक्टर फॉर्म में लिखूं, क्योंकि यहाँ पे हमें ना सभी ऑप्शन में डायरेक्शन भी पूछी गई है कि डायरेक्शन भी कौन सी होगी, तो पहले एक बार डायरेक्शन डिटरमाइन कर लेते हैं। क्योंकि हाईएस्ट पोजीशन पे जो वेलोसिटी है वो ये वाली होगी, और ये इसका कौन सा कंपोनेंट होगा, वेलोसिटी के दो कंपोनेंट बनेंगे। एक तो बनेगा v0 cos 45 और एक वर्टिकल कंपोनेंट होगा दैट इज़ अ v0 sin 45। तो यहाँ पे ये जो कंपोनेंट होगा वो होगा v0 cos 45। तो एंगुलर मोमेंटम का वेक्टर फॉर्म लिखा जाता है m/r×v। मतलब डिस्टेंस से आपको कहाँ की तरफ शिफ्ट होना है, वेलोसिटी की तरफ। तो ये जो डायरेक्शन है, ये डायरेक्शन कौन सी हो गई, एंटी क्लॉकवाइज हो गई। और अगर ये डायरेक्शन एंटी क्लॉकवाइज होगी बिटवीन दैट आर एंड वेलोसिटी, तो जो इसका एंगुलर मोमेंटम होगा वो कहाँ पर होगा, पॉजिटिव z डायरेक्शन में होगा। क्लियर है ये? चलिए ये तो यहाँ पे हमें आंसर आई थिंक दो ऑप्शन तो एलिमिनेट हो गए, ऑप्शन नंबर फर्स्ट एंड ऑप्शन नंबर थर्ड यहाँ पे एलिमिनेट हो गए। बच्चे ऑप्शन नंबर सेकंड एंड फोर्थ, जो आप इसकी वैल्यू से डिटरमाइन करेंगे। चलिए वैल्यू पुट करते हैं इसकी। स्केलर जो आपका नॉर्मल रिजल्ट है उसके अंदर m वेलोसिटी कौन सी हो जाएगी इसकी, दैट इज़ अ v0 cos 45। और जो ये इसका r है, r मतलब हाइट, मैक्सिमम हाइट, जो कि कितनी है आपके पास में, u² cos² होता है, तो v0² cos² 45 डिग्री एंड डिवाइडेड बाय 2g। चलिए इस पूरे रिजल्ट को सॉल्व करते हैं, देखते हैं आंसर क्या आता है। m
वी नॉट 1/√2 वी नॉट स्क्वायर 1/2 एंड डिवाइड में ऑलरेडी एक 2g है ही, तो जो आंसर मिलेगा वो मिल जाएगा हमें mv0³ डिवाइड बाई 4√2g मिल जाएगा। इसका मतलब यहाँ पे ये क्लियर होगा कि ऑप्शन नंबर जो सेकंड है वो सेटिस्फाइड कर रहा है मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों केसेस के अंदर। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर जो थर्ड है वो है कि एक सॉलिड स्फीयर है जिसका मास m है, रेडियस r है और रोल किया जा रहा है विदाउट स्लिपिंग। अच्छा, विदाउट स्लिपिंग ये कॉन्सेप्ट जब भी आता है ना तब आपको वेलोसिटी और एक्सेलरेशन के जो फॉर्मूले हैं वो कम्प्लीटली चेंज हो जाते हैं। कैसे, मैं बस समझा देता हूँ कि लाइक जैसे आपका कोई इंक्लाइन प्लेन है, यहाँ पर ये जो कोई पर्टिकुलर एंगल बना रहा है, दैट एंगल थीटा, ऑब्जेक्ट को आपने यहाँ से रोल करके ड्रॉप किया, तो ये विदाउट स्लिपिंग क्या कर रहा है, रोलिंग मोशन कर रहा है। और रोलिंग मोशन जब भी करेगा तब ये ऑब्जेक्ट जब यहाँ पहुँचेगा ना बिल्कुल एंड ऑफ द प्लेन, तब इसकी वेलोसिटी का जो फॉर्मूला होगा वो होगा दैट इज़ अ 2gh 1 + k²/r²। और जो एक्सेलरेशन होगा वो होगा g sin थीटा अपॉन में 1 + k²/r²। अच्छा, k क्या चीज़ है यहाँ पे, तो k जो है ये है आपका रेडियस ऑफ गायरेशन। रेडियस ऑफ गायरेशन जो है ये हर एक का जो मोमेंट ऑफ इनिशिया होगा वो हम वहाँ से डिटरमाइन कर सकते हैं। लाइक जैसे अगर मैं यहाँ पे बात करूँ कि सॉलिड स्फीयर है, तो सॉलिड स्फीयर का जो मोमेंट ऑफ इनिशिया होगा वो होगा कितना, दैट इज़ अ 2 दिस इज द 2/5 mr²। अगर मैं इसको कंपेयर करता हूँ mk² से, तो यहाँ से हमें k² अपॉन r² का जो रिज़ल्ट मिलेगा वो कितना मिलेगा, 2/5 मिलेगा। क्लियर है ये। और वही सेम कंपेयर करता हूँ मैं किसके साथ में, अभी हमारे पास इस क्वेश्चन में सॉलिड स्फीयर ही दे रखा है, तो यहाँ पे कितना हो गया, 2/5 हो गया। ओके, अब डिटरमाइन क्या करना है कि दो अलग अलग एंगल पे, एक में 30 डिग्री और एक में 45 डिग्री है, तो स्पीड का रेशियो क्या होगा, मतलब इस पॉइंट पे। इसका मतलब है कि यहाँ पे ये वाला जो फॉर्मूला है मैंने अभी लिखा है, ये फॉर्मूला आपको यूज़ लेना है। दोनों का अगर मैं कंपेयर करूँ ना तो बाकी सारी चीज़ें कांस्टेंट रहने वाली हैं। यहाँ पे अगर मैं दोनों की वेलोसिटी का रेशो लिखता हूँ तो बाकी सारी चीज़ें कांस्टेंट है, लाइक जी कांस्टेंट है, मैं यहाँ पे मेंशन कर देता हूँ 2g। ये जो h1 है ना, ये जब आप प्लेन की एंगल चेंज करेंगे तो ये जो हाइट है, हाइट कौन सी, ये जो परपेंडिकुलर जो हाइट है ना ये वाली, ये आपकी चेंज होगी दोनों कॉन्सेप्ट में। ठीक है, तो 2gh1 1 + k²/r², और डिवाइड में भी जो रिजल्ट आएगा वो भी कुछ ऐसे ही लिखा जाएगा 2gh2 1 + k²/r²। बाकी सारी चीज़ें कांस्टेंट है, तो इसका मतलब है जो v1/v2 का जो स्क्वायर है वो एक्चुअल में किसके ऊपर डिपेंड करेगा, रूट में h1/h2 के। अब रूट में h1/h2 है, इसका मतलब अगर मैं ये टोटल हाइट कितनी ले लेता हूँ, लाइक जैसे l लेंथ ले लेता हूँ, तो ये जो कंपोनेंट होगा वो कौन सा हो जाएगा मेरा, l sin थीटा हो जाएगा। तो इसका मतलब यहाँ पे रिजल्ट आएगा l sin, पहले वाले में हमारे पास एंगल था, पहला वाला जो प्लेन था उसमें 30 डिग्री एंगल था और दूसरे वाले प्लेन पे जो एंगल था वो 45 डिग्री था। इसका मतलब l sin 30 डिवाइड बाई l sin 45 हो गया। तो जो v1/v2 के स्क्वायर की जो वैल्यूज़ आएगी वो कितनी आ जाएगी, दिस इज़ अ 1/2 और sin 45 हो जाएगा। अच्छा, हम यहाँ से स्क्वायर हटा रहे हैं, तो जब स्क्वायर हटाओगे ना तब आपको ये रूट जो है ये भी यहाँ से हटाना पड़ेगा। लाइक जैसे ये जो रूट की वैल्यू है ये आपको चेंज करनी पड़ेगी, क्योंकि हमने यहाँ पे v1 और v2 के स्क्वायर की वैल्यूज़ रख रखी है। ठीक है, तो ये मैंने यहाँ से स्क्वायर रूट हटा दिया, तो इसका मतलब है कि हमें जो रिज़ल्ट मिला वो कितना मिल जाएगा, 1/2 डिवाइड बाई 1/√2 √2/2 एंड द फाइनल आंसर वुड बी, रेशो आएगा वो आएगा 1:2 आ जाएगा। जो ऑप्शन नंबर आपका कौन सा मैच हो रहा है, फर्स्ट ऑप्शन जो यहाँ पे मैच हो रहा है। आई होप ये क्लियर हो गया।
डन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर जो 4 है वो है कि एक सॉलिड स्फीयर। अच्छा, अब यहाँ से क्लियर होगा आपको कि मोमेंट ऑफ इनिशिया जो है वो कैसे वेरी करता है। यहाँ पे क्लियर है। तो लाइक जैसे एक हमारे पास क्या दे रखा है, सॉलिड स्फीयर है और एक होलो स्फीयर है। तो सॉलिड स्फीयर का जो मोमेंट ऑफ इनिशिया होता है, अभी मैंने लिखा था, दैट इज़ 2/5 mr²। ये तो सॉलिड स्फीयर का हो गया। और जो होलो स्फीयर है ना, उसका हो जाएगा आपका 2/3 mr² हो जाएगा। क्लियर है। ओके, अब यहाँ से हमें अगर मैं कंपेयर करता हूँ इसका रेडियस ऑफ गायरेशन से, तो एक रिजल्ट यहाँ पे हम पहले डिटरमाइन कर लेते हैं कि k² अपॉन r² कितना होगा। तो k² अपॉन r² किसकी बात हो रही है, ये पहले बात हो रही है आपकी सॉलिड की। और तो सॉलिड का जो होगा वो कितना आएगा, 2/5। ऐसे ही k² अपॉन r² अगर मैं बात करता हूँ किसकी, होलो स्फीयर की, तो ये जो रेशो आएगा वो आएगा कितना, 2/3 आ जाएगा। क्लियर। चलिए अब क्वेश्चन पढ़ते हैं क्या लिखा हुआ है कि इनको रोल किया गया इंक्लाइन प्लेन से और आपसे पूछा गया है कि दोनों का जो टाइम और T1 और T2 है उनका बेसिक रिलेशन क्या आएगा, किसका टाइम ज़्यादा होगा, ये पूछा गया था। तो अगर मैं इनके दोनों के एक्सेलरेशन, क्योंकि यहाँ पर है ना ऑब्जेक्ट जितना भी ट्रेवल करेगा, लाइक जैसे ये इंक्लाइन प्लेन था, एंगल थीटा बना रखा है, अगर इसकी लेंथ L है, तो ये जो जब यहाँ से ड्रॉप किया जाएगा ऑब्जेक्ट को, तब इस केस के अंदर जो टोटल टाइम लेगा वो कितना होगा, दैट वुड बी T2L अपॉन में एक्सेलरेशन कौन सा, इसके सेंटर ऑफ मास का। तो सेंटर ऑफ मास का एक्सेलरेशन कैसे पता होगा, जब हमें, अच्छा अब ये जो वैल्यू जिसकी एक्सेलरेशन ज़्यादा होगी उसका टाइम ऑटोमेटिकली कम हो जाएगा, मतलब जिसका ये वाली वैल्यू ज़्यादा होगी उसका टाइम ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो हम चेक करते हैं कि एक्सेलरेशन किसका ज़्यादा है। तो अगर मैं एक्सेलरेशन के यहाँ पे फॉर्मूला लिखता हूँ तो रिजल्ट मिलेगा g sin थीटा अपॉन में 1 + k² अपॉन में r²। तो इसका मतलब ये सारा का सारा जो रिजल्ट है ये डिपेंड किसके ऊपर कर रहा है, इस वाले एक्सप्रेशन के ऊपर डिपेंड कर रहा है, k² अपॉन r² के। सॉलिड का k² अपॉन r² कितना है, अगर मैं इसको फ्रैक्शन में लिखूँ जिससे आपको थोड़ा सा आइडिया हो जाए कि हाँ बड़ा कौन सा वैल्यू है, तो ये तो हो गया 0.4 और ये हो जाएगा 0.66। तो इसका मतलब होलो स्फीयर का जो वैल्यू है ये ग्रेटर देन है। अच्छा, अगर ये वैल्यू ग्रेटर देन है तो इसका मतलब डिनोमीटर की वैल्यू जो है वो ऑटोमेटिकली बहुत बड़ी हो जाएगी, तो उसका जो एक्सेलरेशन है वो ऑटोमेटिकली कम हो जाएगा। इसका मतलब ये हो गया कि अगर मैं एक्सेलरेशन लिखना चाहूँ किसका, होलो का, तो वो कम होगा, लेस देन होगा किससे, एक्सेलरेशन ऑफ दैट रिजल्ट सॉलिड स्फीयर के। और जिसका एक्सेलरेशन कम हुआ उसका टाइम ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा, ज़्यादा हो जाएगा। इसका मतलब टाइम फॉर होलो स्फीयर इज़ ग्रेटर देन टाइम फॉर सॉलिड। यहाँ पे क्लियर ये। अच्छा, अब यहाँ पे चेक कर रहे थे T1 T2 किसके बारे में बात कर रहे हैं, तो T1 तो बात कर रहा है सॉलिड के बारे में और T2 बात कर रहा है होलो के बारे में। इसका मतलब यहाँ पे मैं कह सकता हूँ कि T2 जो है ना वो ग्रेटर देन होगा किससे, T1 के होगा। तो ये एक हमें रिलेशन मिल गया जो हमने यहाँ पे सिंप्लीफाई कर लिया। ओके डन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है, द कोऑर्डिनेट ऑफ अ पार्टिकल विथ रेस्पेक्ट टू ओरिजिन इन अ गिवन रेफरेंस फ्रेम 1,1,1 मीटर एंड फोर्स दे रखा है I - J + K। ये क्वेश्चन बहुत इजी सा था, आपको टॉर्क की निकालना, टॉर्क का जो रिजल्ट होता है वो होता है R×F बाय यूजिंग मैट्रिक्स मेथड। आप इसका आंसर बड़ी जल्दी से निकाल सकते हैं, I कैप, J कैप, K कैप। आर का जो पोजीशन वेक्टर दे रखा है फ्रॉम द ओरिजिन से, अगर ये होगा तो ये कितना होगा 1,1,1 और फोर्स दे रखा है 1,-1,1 दे रखा है। तो इसका जो रिजल्ट आएगा वो हमारे पास क्या आएगा, आई कैप दैट इज़ 2 -J कैप 0 और प्लस में K कैप में ये हो जाएगा -2। इसका मतलब जो टॉर्क आएगा वो आएगा 2I कैप -2K कैप। अच्छा, अब आपसे क्वेश्चन में पूछा कि सिर्फ Z डायरेक्शन में बताओ इसका टॉर्क। तो Z डायरेक्शन के इसके कंपोनेंट की वैल्यू कितनी है, -2K कैप है। तो इसका मैग्नीट्यूड जो है वो कितना हो जाएगा, तो इसका मैग्नीट्यूड ओनली इन Z डायरेक्शन की बात करूं तो वो हो जाएगा 2 N/मीटर हो जाएगा। क्लियर है ये। चलिए बहुत ईजी सा क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है, लास्ट क्वेश्चन है हमारा। इसमें आपको एक सर्कुलर डिस्क दे रखी है जिसका एक्सिस परपेंडिकुलर, ये हमने अभी जस्ट क्वेश्चन यहाँ पे पहले क्वेश्चन भी किया था कि अगर ये अपने एक्सिस पे रोटेट करता है तो इसका जो मोमेंट ऑफ इनिशिया होगा वो होगा आपका mr²
टू होगा। तो अराउंड द एक्सिस इसका मोमेंट ऑफ इनिशिया पहले से क्लियर है, जो किसका है, डिस्क का है। अब अच्छा, क्वेश्चन में अब क्या है, पहले पूरा क्वेश्चन देख लेते हैं कि आपको इस स्मॉलर पार्ट के अंदर r/2 जो है वो रिमूव करना है। स्मॉलर पार्ट जो है वो r/2 रेडियस के इस पार्ट में से रिमूव करोगे, और रिमूव करने के बाद में कितना पार्ट जो बच रहा है उसका मोमेंट ऑफ इनिशिया क्या होगा, रिमेनिंग पार्ट का पूछा गया है। तो रिमेनिंग पार्ट का जो मोमेंट ऑफ इनिशिया होगा वो कुछ ये हो जाएगा कि पहले कितना था टोटल, पहले वो देख लेते हैं। दैट इज आई रिमेनिंग इज इक्वल टू जो टोटल था माइनस मोमेंट ऑफ इनिशिया जो हमने रिमूव कर दिया है वो कितना होगा, वो हम यहाँ पे चेक कर लेते हैं। तो रिमूव पार्ट का कैसे निकालोगे, तो देखिए अगर आप ये वाला पार्ट देखें ना तो इसकी रेडियस यहाँ पे r/2 हो जाती है, r/2 हो जाती है। लेकिन पॉइंट ये है कि ये फिर इसके एक्सिस पे नहीं है, ये इसके r/2 डिस्टेंस दूर पे है। तो यहाँ पे हमें पैरेलल एक्सिस थ्योरम की रेस्पेक्ट से हमें टोटल जो मोमेंट ऑफ इनिशिया मिलेगा रिमूव पार्ट का वो कुछ और मिलेगा। लाइक जैसे देख लेता हूँ एक बार कितना आएगा। रिमूव पार्ट का आपका हो जाएगा इसके सेंटर पे प्लस वो जो एक्सिस है उस पे, दोनों का एडिशन, सेंटर पे जो मोमेंट ऑफ इनिशिया होगा। अच्छा एक चीज़ और है अब यहाँ पे कि इस टोटल डिस्क का मास कितना दे रखा था हमें, m दे रखा था। इसका मतलब है कि जो रिमूव पार्ट किया है ना इसका मास m नहीं रहेगा यहाँ पे, इसका मास कितना होगा ये हम थोड़ा चलो बाद में कैलकुलेट कर लेते हैं। इस मास को हम अभी कितना लेट कर लेते हैं, m' लेट कर लेते हैं। तो m' r/2 का स्क्वायर डिवाइड बाई 2, ये तो हो गया कहाँ पर, उसके सेंटर से, प्लस एक्सिस से, एक्सिस कितना दूर है, r/2 है, तो mr² मतलब सीधा आपका हो जाएगा m' r/2 का स्क्वायर हो जाएगा। चलिए इसको एक बार पूरा सिंप्लीफाई कर लेते हैं। हमें यहाँ पे m' की नीड होगी, और m' कैसे निकालोगे ये मैं आपको यहाँ पे क्लियर कर देता हूँ कि टोटल जो ऑब्जेक्ट है ना इसकी जो डेंसिटी है, डेंसिटी ऑफ जो बड़ा वाला सर्किल है इज इक्वल टू डेंसिटी ऑफ जो छोटा वाला सर्किल है, इन दोनों की डेंसिटी इक्वल होगी। इसका मतलब ये हो जाएगा कि इनका मास डिवाइड बाई उनका एरिया, बड़े वाले की πr² हो गया, और इसके छोटे वाले का मास m' लेता हूँ तो इसका जो एरिया है वो है πr/2 का स्क्वायर, मतलब πr²/4 हो गया। ये कैंसिल आउट हो गया, r² से r² कैंसिल आउट हो गया। तो जो m' मिला है वो कितना मिल गया, ओरिजिनल मास का 1/4 मिल गया। चलिए यहाँ पे देख लेते हैं कि जो रिमूव पार्ट हुआ इसका मोमेंट ऑफ इनिशिया में कितना मिला है। तो ये हो जाएगा m/4 दैट इज m/8 r²/4 प्लस m/4 एंड r²/4। तो जो रिज़ल्ट आया वो कितना आ गया हमारे पास में, रिमूव्ड पार्ट का जो मोमेंट ऑफ इनिशिया आया है वो है हमारा, एलसीएम आएगा 32 एंड दिस वुड बी 3mr² हमारा ये आ जाएगा रिजल्ट। ये रिमूव पार्ट का हो गया। चलिए अब इसको माइनस करना है, तो माइनस कैसे करोगे, टोटल में से माइनस कर दो। तो रिमेनिंग पार्ट का जो मोमेंट ऑफ इनिशिया होगा वो कितना हो जाएगा, mr²/2 में से क्या माइनस करना है आपको, 3mr²/32 माइनस करना है। तो लास्ट रिजल्ट आ जाएगा एलसीएम 32, दिस इज 16mr² minus 3mr² and the final answer would be 13mr²/32। ये हमें उस रिमेनिंग पार्ट का मोमेंट ऑफ इनिशिया मिल गया। ठीक है, ये क्वेश्चन अच्छा था। इसके अंदर आपको थोड़ी सी कैलकुलेशन भी करनी पड़ी है और कॉन्सेप्ट भी थोड़ा सा क्लियर होना चाहिए कि हाँ पैरेलल एक्सिस थ्योरम कब लगानी होती है, परपेंडिकुलर एक्सिस पे आपका मोमेंट ऑफ इनिशिया कितना होता है, ये सारी चीज़ आपको पहले से क्लियर होनी चाहिए। आई होप यू अंडरस्टैंड। ठीक है, ओके, नेक्स्ट क्लासेस के अंदर एक और नया टॉपिक लेके आएंगे जो जेई के अंदर पूछा गया है। ओके, थैंक यू सो मच।